नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार शुक्ला चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं डेली का करंट अफेयर्स और जो जीएस और जीके का पोर्शन है उसके जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा हर एग्ज़ाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करना है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि मैं डेली का करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर में होता है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और साथ ही साथ जो जीएस या जीके होता है जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन ही होते हैं लेकिन बच्चे उसको भी गलत करके आते हैं। ये आप मान के चलिए कि यदि आप आसान क्वेश्चनों को गलत करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको आसान से आसान क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, और जो टफ क्वेश्चन है उसके लिए हमें अपनी तैयारी करना है। और इन टफ क्वेश्चनों में जो करंट अफेयर्स होता है, जीके होता है, जीएस होता है, वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी क्रम में मैं आप लोग के सामने आज अपना सबसे पहला वीडियो जीएस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए एक लेके आया हूँ, जो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, पुलिस भर्ती सिपाही का हो, टीचिंग लाइन का हो। अगर उसमें जीएस अगर आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आना भी है। तो इसलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण समितियाँ जो इकोनॉमिक्स में जो अभी तक समितियाँ बनी हैं उसी में से हर एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए एक या दो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, जहां आप लोग यदि तैयार करके नहीं जाते हैं तो यकीन मानिए कि वो क्वेश्चंस आपके 100% गलत हो जाते हैं। इस वजह से जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि बच्चे उसको भी गलत करके चले जाते हैं। इस वजह से जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी हमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना है, ताकि हम अगर उसे बैठा लें तो एग्ज़ाम हॉल में ये हम गलती ना करने पाएँ। तो सबसे बड़ी बात यह कि मेरे ये वीडियो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आगामी 23 या 24 अगस्त को जो भी सिपाही वाली वैकेंसी है उसमें जो बच्चे हमारे भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि लास्ट टाइम में कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस तरीके के क्वेश्चन आया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वही पैटर्न फॉलो करें, हो सकता है उसका दूसरा पैटर्न फॉलो करें। उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि और कौन कौन से फील्ड है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन 23 दिनों में 20 से जो भी हमारे पास दिन है, 20 दिन, 18 दिन, 16 दिन, जो भी हमारे पास दिन होगा, उन दिनों में मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जीके, जीएस और जो 6 मंथ या 1 साल पुराने करंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट करंट हैं, बस उसी की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और मेरा यकीन मानिए कि उस करंट अफेयर्स में आपके 10 से 12-13 क्वेश्चन आराम से उसमें से फंस जाएंगे, और आप जब करके आएंगे एग्ज़ाम हॉल से तो आप यकीन मानेंगे, आप कहेंगे कि अनूप सर ने ज़रूर हमसे जो क्वेश्चंस कराए थे वो क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में फंसे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। आप लोग को जो महत्वपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में समितियां हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट समिति, ये कभी हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति का जो गठन किया गया वो जनसंख्या की नीतियों पे, आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जनसंख्या विस्फोट, दिन प्रतिदिन जनसंख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए आज नहीं और इससे पहले भी जो समिति बन चुकी है उसका नाम था स्वामीनाथन समिति। इसने जनसंख्या के ऊपर अपनी कुछ सुझाव दिए, कुछ नियम बताए सरकार को, और सरकार से बताया कि इस क्षेत्र में आपको ये सुधार करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका पहली बात तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं यहीं पे आपके क्वेश्चंस को क्लियर कराता चलूँ ताकि आपके दिमाग में ये एकदम सेट हो सके। इसीलिए आप देखिए, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। रेखा समिति का भी गठन किया गया था, जो कि
अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ऐसा कर जिसको हम सरकार को, ऐसा टैक्स या कर जो हम सरकार को डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट रूप में देते हैं। जैसे आप कोई बिस्किट खरीदते हैं या कोई साबुन खरीदते हैं या कोई भी चीज़ आप अपने यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो आप पैसा दे रहे हैं उस पैसे के साथ साथ सरकार आपसे टैक्स भी लेती है, उसमें वो टैक्स जुड़ा हुआ होता है। इसलिए तो वो टैक्स क्या कहलाएगा, वो अप्रत्यक्ष टैक्स कहलाएगा। और जो प्रत्यक्ष टैक्स होता है, जैसे आप देखते हैं इनकम टैक्स, जो लोग जॉब करते हैं उनके सैलरी पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट सरकार आपसे लेके फिर आपके खाते में वेतन देती है, तो आप ये उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो सरकार अप्रत्यक्ष कर लेती थी, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था कि अप्रत्यक्ष कर जहाँ से हमको प्राप्त होता है वो उस पर इस समिति ने सुझाव दिया कि और क्या बेहतर हो सकता है कि हम अपने इस कर को बढ़िया से बढ़िया बना सकें और जनता के से जो हम कर ले रहे हैं वो उनके सहयोगात्मक रूप से हम उसको ले सकें, ना कि उस पर जबरन लगा के। इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने अपना सुझाव दिया। तो रेखा समिति किससे संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से। सरकारिया समिति, ये तो आप लोग जीएस में हमेशा ही पढ़ते रहे हैं। सरकारिया समिति केंद्र और राज्य के कर के निर्धारण से संबंधित होता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है, केंद्र सरकार, उसको केंद्र में कितना देना चाहिए, अपने पास कितना रखना चाहिए और राज्यों को कितना देना चाहिए, उसका निर्धारण करने के लिए सरकारिया समिति बनाई गई थी, जिसने केंद्र और राज्य के संबंध पर बात की। एक तरीके से केंद्र राज्य संबंध की कर की बात की थी। इसी तरीके से आप देखेंगे गोस्वामी समिति है, ये औद्योगिक भ्रूणता से संबंधित है। औद्योगिक भ्रूणता वो होता है कि आप जब देखेंगे 1990 के दशक में बहुत से उद्योग ऐसे थे, जब शीतकालीन युद्ध चल रहा था उस समय आप देखेंगे कि बहुत से उद्योग ऐसे थे भारत में कि जो कि बंद हो गए थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे या चल नहीं पा रहे थे। तो उस समय एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था गोस्वामी समिति। इस समिति ने अपने सरकार को सुझाव दिया कि वो क्या क्या करे जिससे इन औद्योगिक, ये जो औद्योगिक कंपनियां हैं, इन कंपनियों से को हम उभार के, इनकी रुग्णता मतलब होता है कि एकदम से लॉस में चली गई या जितना उसका कैपेसिटी होती है उत्पादन की वो उत्पादन नहीं कर पा रही, तो हम इसके साथ क्या करें, इन औद्योगिक क्षेत्रों के साथ हम क्या करें, इन कंपनियों के साथ हम क्या करें कि इनको हम उससे उभार सकें या इनका हम किसी और बड़े औद्योगिक उसमें विलय कर सकें। इसके सुझाव के लिए इन्होंने गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। इसी के साथ साथ आप एक समिति है महालनोबिस समिति। महालनोबिस जी जो थे, ये इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की बात की कि राष्ट्रीय आय कितना होना चाहिए। इस पर एक सरकार ने महालनोबिस के सहयोग से राष्ट्रीय आय पर बात की और इस समिति का गठन किया कि इस पे आप मुझे सुझाव दीजिए। तो आप ये समझ सकते हैं महालनोबिस समिति किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। इसी तरीके से आप देखेंगे रंगराजन समिति वेरी इंपॉर्टेंट समिति है, आप इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे इस समय देखते चलिए। स्वामीनाथन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सरकारिया समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। भुगतान संतुलन मतलब कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है टैक्स के रूप में, इस पे एक संतुलन मेंटेन होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इस पे सरकार ने, इस भुगतान संतुलन पे सरकार ने रंगराजन समिति का गठन किया, जिसपे उसने भुगतान संतुलन पे अपना सुझाव प्रदान किया। तो रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। इसी तरीके से आप देखेंगे राजा चलैया समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, तो आप ये मान के इसको याद कर लें कि राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। जो राजा चलैया समिति का जो गठन किया गया था कि कर का निर्धारण कैसे किया जाए
कितना किया जाए, किस रूप में किया जाए, इस पे सुझाव देने के लिए सरकार ने जो है राजा चलैया समिति का गठन किया था। तो राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। अब आप देखिए मल्होत्रा समिति, ये भी इम्पोर्टेंट समिति है, ये भी हमेशा पूछ लिया जाता है कि मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है। तो ये मान के चलिए बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। जो इंश्योरेंस होता है, आपका बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, कंपनी का इंश्योरेंस होता है, उसमें सरकार और क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकती है, उसमें क्या क्या होना चाहिए ताकि सरकार को प्रॉफिट हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने मल्होत्रा समिति का गठन किया और ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरह कृषि में सुधार की बात करने के लिए सरकार ने खुसरो समिति का गठन किया। तो खुसरो समिति किससे संबंधित है? कृषि सुधार से संबंधित है। कृषि में और क्या क्या नवीनीकरण किया जा सकता है, कृषि में पैदावार कैसे बढ़ाया जा सकता है, कृषि का जो है आधुनिकीकरण कैसे किया जा सकता है, मॉडर्न कृषि कैसे किया जा सकती है, इस पे सुझाव प्राप्त करने के लिए सरकार ने खुसरो समिति का गठन किया जो कि कृषि शाख से संबंधित है। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक समिति जिसका नाम है गोलकोरिया समिति। गोलकोरिया समिति भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नाम टफ है, इस वजह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सोचा जाता है कि देखिए बच्चों को मालूम है कि नहीं, तो इसके लिए गोलकोरिया समिति जो होता है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बैंक आज से 10 साल 15 साल पहले आपने देखा होगा कि बैंकों का जो क्रियाकलाप था, जो कार्य था, वो एक मैनुअली रूप में रजिस्टर पे मेंटेन हुआ करता था। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि सब कंप्यूटराइज हो गया है। तो उस समय जो समिति का गठन हुआ था उसका नाम गोलकोरिया समिति था। इसने बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा से संबंधित सुधार किया। उसी का बेनिफिट है कि आज हम लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप नरसिंहम समिति, ये वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। मतलब बैंकिंग क्षेत्र में जो वित्तीय क्रियाकलाप होता है उसमें सुधार को लेकर नरसिंहम समिति का गठन किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी होता है। आप देखिए नरसिंहम समिति वित्तीय या बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए गोलकोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है कि नरसिंहम समिति किससे संबंधित है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है बैंकिंग सेवा सुधार, वित्तीय सुधार, या कभी कभी वित्तीय शब्द न देकर यहाँ पे बैंकिंग सुधार लिख दिया जाता है, तो और बीमा क्षेत्र सुधार लिख दिया जाता है। तो बालक वहाँ पे या जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि नरसिंहम समिति किससे संबंधित है। तो इसलिए आप चाहें तो उसका थोड़ा बहुत ट्रिक अपना बना के जिस तरीके से आपको लगे, हम लोगों को तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है, तो एकदम दिमाग में बैठ गया है कि कौन सी समिति किस चीज़ से संबंधित है। इसलिए आप अगर चाहें तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। जैसे नरसिंहम समिति आपने देखा वित्तीय और बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसी तरह एक समिति का गठन किया गया था सच्चर समिति, जिसकी बातें आप हमेशा न्यूज़पेपर या नेताओं के द्वारा सुनने को आपको मिलता है कि सच्चर समिति की सिफारिश अभी तक लागू नहीं हुई, अभी तक लागू। तो आप ये समझ सकते हैं सच्चर समिति जो है इसका गठन किया गया था। जो हमारे देश में मुस्लिम भाई लोग हैं उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, उनको और बेहतर लाइफ प्रदान करने के लिए क्या किया जा सकता है, उनको उनका जीवन स्तर उठाने के लिए या उसमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए और क्या किया जा सकता है, इसके सुझाव के लिए सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट बाद में सरकार को प्रस्तुत किया। और ये सच्चर समिति आपके मुसलमानों की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार से संबंधित है। इसी क्रम में आप देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस तेंदुलकर समिति। एस का मतलब सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी से संबंधित है। भारत में जो आबादी है या जो जनसंख्या है, इसमें कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, इसकी जांच करने के लिए सरकार ने सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया। तो सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो आप ये अच्छे से इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। इसके साथ ही साथ
जो है एक आता है आबिद हुसैन समिति। कभी कभी जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो आयोग या जो संगठन है संबंधित जो एग्ज़ाम कराते हैं वो एक ये समिति अक्सर पूछ लेते हैं आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है। तो ये लघु उद्योग से संबंधित है। जो हमारे देश में लघु उद्योग खोले गए उसमें और क्या जो है परिवर्तन किया जा सकता है, उसके लिए क्या नियम बनाया जा सकता है ताकि वो और उसका प्रचार और उसकी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो। तो उसके लिए सरकार ने आबिद हुसैन समिति का गठन किया। तो आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योग से संबंधित है। इसी तरह KS पारिख समिति का गठन किया गया था। यह पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली पर सुझाव देने के लिए किया गया था कि जो पेट्रोलियम के माध्यम से हम जिन उत्पादों का निर्माण करते हैं या जिनका बनाते हैं उसमें उसका मूल्य क्या होना चाहिए, उसका मूल्य क्या रखना चाहिए, उसमें सरकार ने पारिख समिति की सहायता से जानने का प्रयास किया कि इसमें आप हमको सुझाव दीजिए कि हम इसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए अभी इस प्रकार से KS पारिख समिति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल प्रणाली से संबंधित है। इसके साथ महाजन समिति है। ये महाजन समिति आप देखेंगे ये चीनी उद्योग से संबंधित है। जो भी चीनी उद्योग है उसमें उसको अच्छे से चलाने के लिए उसमें और नए तरीके से क्या उसमें परिवर्तन करें ताकि उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी आए, उसकी जो लागत है वो लागत हमारा कम हो और उसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा बढ़े, उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़े ताकि जो है किसान भाइयों को या उस संबंधित सरकार को इसमें प्रॉफिट हो सके। इसीलिए ये महाजन समिति का सरकार ने गठन किया। इसी के साथ साथ आप देखेंगे सत्यम समिति। सत्यम समिति जो है ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। जब वस्त्र उद्योग का गठन वस्त्र उद्योग की स्थापना की जा रही थी उसमें क्या होना चाहिए, क्या नियम बनाने चाहिए, उन उद्योगों के लिए टैक्स प्रणाली क्या होनी चाहिए, उनसे कितना लिया जाना चाहिए, कितना उनको छूट देना जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए सत्यम समिति का गठन किया और इसने अपना सुझाव सरकार को दिया। तो सत्यम समिति आप सत्यम वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग से संबंधित है। इसी तरीके से आप देखेंगे मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति ये हमारे देश में जो छोटे बुनकर हैं उनके सुधार के लिए उनकी उत्पादकता बढ़े हथकरघे में, तो ये हथकरघा के विकास से संबंधित है। जो छोटे कुटीर उद्योग हैं हमारे देश में जिनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या काफ़ी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में जुड़ी हुई है, तो उनके विकास में इस हथकरघे जो हमारा उनका बिजनेस है इसके विकास में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था जो अपना सुझाव सरकार को दिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में जब तक क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दांत वाला समिति किससे संबंधित है। तो अब लड़के बहुत से पढ़ के जाते हैं कि औद्योगिक हुआ, ये सब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बच्चों को दिमाग में रहता है कि अच्छा अरे ये इससे संबंधित होगा। अगर गैस भी लगाते हैं तो तुरंत चले जाएंगे कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होगा या कर सुधार से संबंधित होगा या वित्तीय सुधार से संबंधित होगा। लेकिन इसीलिए जब टफ क्वेश्चन बनाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे ने सही से याद किया है कि नहीं, तो उसके IQ स्तर पर जांच करने के लिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन समिति जब डालते हैं थोड़ा टफ दिखने में ही लग रहा है कि टफ कहाँ होगा। तो दांत वाला समिति का गठन किस लिए किया गया था? बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किया गया था कि भारत में कितने % आबादी जो है जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं वो कितने % युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है या जो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके लिए जानकारी या डाटा कलेक्ट करने के लिए सरकार ने दांत वाला समिति का गठन किया था। तो दांत वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। तो इसमें मैंने आपको मोटा मोटा बता दी। हालांकि ये जितनी भी समितियां हैं सारी समितियां इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मैंने आपको टिक लगा के कुछ बताया है कि स्वामीनाथन समिति, सरकारिया समिति, रंगराजन समिति, चलैया समिति और गोलपोरिया समिति, नरसिम्हम समिति, तेंदुलकर समिति और उसके साथ बाद आप यहाँ मीरा सेठ समिति और दांत वाला समिति, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अक्सर हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो समितियाँ मैंने आपको बताई हैं आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस आशा के साथ अब मैं आपसे विदा लेने का प्रयास करूँगा कि जो है अब मेरा अगला वीडियो कल फिर एक आएगा जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस टॉपिक पे फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और ये मान के चलिए कि मेरी जितनी भी वीडियो बनेंगी, जो भी 23 तारीख तक या 24 तारीख तक वीडियो बन पाएंगी, जैसे कि जो है 10, 15, 20, 25, 30 जो भी वीडियो बनेंगी, हर एक वीडियो से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना श्योर है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी तैयारी में 30 या 40 क्वेश्चन का जो जीएस आता है या करंट अफेयर आता है वो मैं आपका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अलग से न पढ़ना पड़े, इसी में से फंस जाए या आ जाए और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।